अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। चैप्टर 10 थिंकिंग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए हों तो आपको पता होगा कि हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग डिस्कस कर रहे हैं। अनरियलिस्टिक थिंकिंग का टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम रियलिस्टिक थिंकिंग की टाइप्स पढ़ रहे हैं और इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में सेकंड टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग पढ़ेंगे जिसको क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। अब हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ बंदा बहुत क्रिएटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंसान न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है। ठीक है, तो वो इंसान जो न्यू आइडियाज़ बनाता है उसको हम क्रिएटर कहते हैं या फिर क्रिएटिव थिंकर कहा जाता है उसको। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द मोस्ट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ थिंकिंग। इट इज़ इन फैक्ट लुकिंग एट सिचुएशंस इन न्यू एंड फ्रेश वेज। जब किसी भी सिचुएशन को हम नए तरीके से देखते हैं या डिफरेंट तरीके से देखते हैं और न्यू आइडियाज़ निकालते हैं उस सिचुएशन के लिए, तो उसमें वो उसका मतलब क्या हुआ कि हम क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं। एबिलिटी to create new ideas leads one to creativity. An orator, writer, musician, painter or a politician whoever shows originality and novelty. Novelty का मतलब क्या होता है? Innovation, newness, originality in integrating the elements of a situation into a harmonious whole. Harmonious mean balance करता है, compatible बनाता है इस creative thinker. वो इंसान चाहे वो म्यूजिशियन है, पेंटर है या फिर पॉलिटिशियन है, वो जब अपने कंटेंट में ओरिजिनलिटी लाता है या न्यूनेस लाता है, यूनिक चीज़ें लाता है और उसको एक बैलेंस वे में लेकर चलता है या बैलेंस बनाता है, कंपैटिबल बनाता है, उस इंसान को हम क्रिएटिव थिंकर कहते हैं। Be creative and think outside the box. In contrast with ordinary problem solving, creative solutions are new ones that other people have not thought of before. ठीक है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा होता, इसी वजह से उनको यूनिक कहते हैं। The product of creative thinking may be a new unique way of conceptualizing the world around us. ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि यूनिक वे में वर्ल्ड, हमारे इर्द गिर्द की जो वर्ल्ड है उसको कंसेप्चुअलाइज करना। द एम्फेसिस इन क्रिएटिव थिंकिंग इज़ ऑन द वर्ड न्यू। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग में हम न्यू पे फोकस करते हैं, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, यूनिकनेस लेकर आते हैं चीज़ों में। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन, सेकंड इंक्यूबेशन, थर्ड इंस्पिरेशन, फोर्थ वन इज़ वेरिफिकेशन और रिवीजन। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन। जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट करते हो या कोई भी काम स्टार्ट करने लगते हो तो फर्स्ट पे आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। इट इंक्लूड्स अटेम्प्ट्स to relate facts in various ways. There is much trial and error. Perhaps there is pacing of the floor or biting of fingernails. You attempt to write your term paper. You may write something, tear up what you have written and start over again, only to tear that up in disgust. एक लाइन मुझे 3-4 बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें आती है ना कि अगर कोई बीच में आवाज़ आ जाए ना तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। बीच में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं कि हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें मच ट्रायल एंड एरर होता है कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें एरर होता है, फिर हम करते हैं फिर एरर होता है। ठीक है, जिस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम ट्राई करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं। तो जब हम फेल होते हैं ना उससे हमने लर्न करना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे जब हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हों तो हम दोबारा से वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, इसी तरह समटाइम्स क्या होता है, हम एक पेपर लिखते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं, फिर हम लिखते हैं फिर फाड़ के फेंक देते हैं, जब तक हम एक स्पेसिफिक पे या नीट सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट ना कर लें। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब सोच रहे होते हैं तो वो या तो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने जो फिंगर नेल्स हैं उसको बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी जो है वो स्ट्रेस रिवील करने की या थिंकिंग को किस तरीके से वो थिंक कर रहे होते हैं वो उसका एक अपना अलग अंदाज़ या तरीका होता है। तो अब आप देखें कि आप जब सोच रहे होते हैं तो तब आपका फ़िज़िकली क्या रिएक्शन होता है।
Second stage is incubation. This stage is characterized by absence of overt activity. ठीक है, कोई हमें clear या visible activity नज़र नहीं आ रही होती, और in many instances even of thinking about the problem. Sometimes, however, certain ideas concerning the problem reoccur. और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो दोबारा से रीअकर हो रहे होते हैं, रीअपीयर हो रहे होते हैं. वाइल द क्रिएटिव थिंकर टर्न्स हिज अटेंशन एल्सवेयर, हिज प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड अनकॉन्शियसली. लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर होता है ना, उसकी प्रॉब्लम, उसकी अटेंशन जो है ना, वो किसी और ही तरफ होती है, और उसका प्रॉब्लम जो है वो अनकॉन्शियसली सॉल्व हो रहा होता है. तो इंक्यूबेशन का मतलब डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन या फिर ग्रोथ होता है. तो कहने का मकसद ये है कि इंक्यूबेशन स्टेज पे फ़िज़िकली तो हमें कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अनकॉन्शियसली इंडिविजुअल के माइंड में बहुत से सॉल्यूशंस चल रहे होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है. Stage number 3 is inspiration. Most creative thinkers claim that their creative ideas following the periods of incubation come to them suddenly. ठीक है, इंक्यूबेशन में हमने पढ़ा ना कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें सामने कोई नज़र नहीं आती, लेकिन इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस में सॉल्यूशंस चल रहे होते हैं और इसी तरह अनकॉन्शियसली उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. तो इंस्पिरेशन में क्रिएटिव थिंकर्स का क्लेम ये होता है कि उनके क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो इंक्यूबेशन को फॉलो करते हैं और सडनली उनके माइंड में आ जाते हैं. ठीक है, द सिग्निफिकेंट आइडियाज़ में अकर एट एनी टाइम, समटाइम्स इवन वाइल द थिंकर्स आर ड्रीमिंग. और वो किसी भी टाइम पे आइडियाज़ उनके माइंड में आ जाते हैं. ठीक है, इंक्यूबेशन में हमने कहा था ना कि अनकॉन्शियसली रिकर होते हैं, सामने कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होती. तो इंस्पिरेशन में वो कहते हैं कि सडनली आइडियाज़ आते हैं, किसी भी टाइम आ जाते हैं, इवन के ड्रीम्स में भी हमें वो आइडियाज़ आ जाते हैं, या आइडिया का सलूशन, प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल जाता है. स्टेज 4 और लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन और रिवीजन. Inspiration is sometimes the final stage in creative thinking. In most instances, however, it is necessary to evaluate, test out and perhaps revise the idea that comes to us. इंस्पिरेशन वैसे जो है वो लास्ट स्टेज होती है, लेकिन अब जो हमने आइडियाज़ फाइंड आउट किए हैं या प्रॉब्लम का जो सलूशन फाइंड आउट किया है, हमने उसको रिवाइज़ और वेरीफाई करने की भी ज़रूरत है कि क्या ये आइडिया जो हम दे रहे हैं या सलूशन हमने फाइंड आउट किया है, ये हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है भी या नहीं, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं. तो उसके लिए हम वेरीफाई करते हैं सलूशंस को और रिवाइज़ करते हैं. This is the method followed by scientists. Likewise, the inventor must show that his ideas work in practice. ठीक है, और इनोवेटर फिर अपने वर्क से ये शो करते हैं कि जो आइडिया वो दे रहे हैं या प्रॉब्लम का जो सलूशन बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी हम अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं. Indeed, the scientist practices as well as in his blueprints. Blueprints mean plan, design, draft. Indeed, the scientist, inventor and artist frequently find that their inspiration needs modification before their creative work is satisfactory. इसीलिए जो creative worker होता है ना, वो अपने आइडियाज़ में या प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में मॉडिफिकेशन लाता रहता है, चेंज लाता रहता है, उसको उस वक्त तक करेक्ट करता रहता है जब तक कि वो बेटर वर्किंग कंडीशन में ना पहुंच जाए. ठीक है, तो जब उसका वर्क, अपने क्रिएटिव वर्क को सेटिस्फाई करने से पहले उसमें वो बहुत ज़्यादा चेंजेस, उस करेक्शन करता है ताकि उसका सलूशन सबसे बेस्ट हो, क्रिएटिव हो, आइडियल हो, यूनिक हो. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर्स. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जो है वो क्रिएटिव थिंकर है या आपकी पर्सनैलिटी क्रिएटिव थिंकर्स में आती है या नहीं. In addition to make good use of divergent thinking, is there anything special about creative thinkers? Do they have some personality traits in common? There is some evidence obtained by psychologists to indicate that original people are specially characterized by the following traits. ठीक है, अब जो क्रिएटिव थिंकर होगा ना, उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे. दे प्रेफर कम्प्लेक्सिटी एंड सम डिग्री ऑफ अपेरेंट इम्बैलेंस इन फिनोमिना. ठीक है, कि वो कम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्क्स जो होते हैं ना, वो काम करने को तरजीह देते हैं आसान कामों की बजाय. क्रिएटिव पीपल टेंड टू एंजॉय डूइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ इंटरनल मोटिवेशन. क्योंकि वो उनकी इंटरनल मोटिवेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऐसे टास्क करते हुए इंजॉय करते हैं. दे आर मोर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स. वो जजमेंट नहीं करते बल्कि वो ख़ुद से सोल्यूशन फाइंड आउट करके प्रूव करते हैं कि इसका सलूशन या इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है या किस तरह से यूनिक चीज़ का तरीके से हम कोई भी काम कर सकते हैं.
वो फ़ौरन से सॉल्यूशंस पे जंप नहीं करते। दे आर मोर सेल्फ असर्टिव एंड डोमिनेंट, ठीक है। सेल्फ असर्टिव में एनर्जेटिक होते हैं, वो अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं और डोमिनेंट होते हैं। दे रिजेक्ट सप्रेशन एज अ मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। वो रिजेक्ट करते हैं शिकस्त को, और वो बल्कि ख़ुद से मेहनत करते हैं और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दे टेंड टू हैव द फ्रीडम टू चूज़ देयर ऑन एक्टिविटीज़, और उनके पास फ्रीडम होती है वो अपनी एक्टिविटीज़ को ख़ुद से चूज़ करें। एंड लिव इन अ स्टिमुलेटिंग एंड एक्साइटिंग इन्वायरमेंट, और वो इनकरेजिंग फुल ऑफ आइडियाज़ जैसे इन्वायरमेंट या एक्साइटिंग इन्वायरमेंट जो होते हैं उनमें वो रहना पसंद करते हैं, ताकि वो अपने आइडियाज़ पे अच्छे से वर्क आउट कर सकें। तो जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज हमारा चैप्टर थिंकिंग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने थिंकिंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़ी जिसमें रियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक थिंकिंग था। हमने रियलिस्टिक थिंकिंग के टाइप और अनरियलिस्टिक की टाइप्स भी पढ़ ली हैं। आज हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 11 इंटेलिजेंस का स्टार्ट करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।